हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सुबह की ताज़ा तरीन खबरों में। तो पहली ताज़ा तरीन खबर आ रही है आर्थिक सुधारों के लिए वित्तीय संस्थानों में पूंजी जरूर। हाँ दोस्तों, शशिकांत दास आपको पता है रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उनकी तरफ से ये न्यूज़ आई है। तो चलिए देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। दोस्तों, रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि बेहतर मौद्रिक और राहत नीतियों के दम पर भारत आर्थिक सुधार के मुहाने तक पहुंच चुका है। अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए वित्तीय संस्थानों में पूंजी होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नर ने कहा, आरबीआई और सरकार ने कोविड-19 के दबाव से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके बूते हम सुधारों के मुहाने तक पहुंच गए हैं और बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों में पर्याप्त पूंजी रहती है तो जल्द ही महामारी के संकट से उबर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विकास में तेजी लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र को मजबूती सबसे अहम है। इसमें से कई संस्थानों ने पहले ही पूंजी जुटा ली है और शेष आने वाले दिनों में जुटा लेंगे। उनका कहना है एनबीएफसी को भी पूंजी की मदद चाहिए ताकि वे बैंकों के साथ मिलकर कर्ज बांटने की दर बढ़ा सकें। और शशिकांत दास जी का एक और कहना है, उनका एक और बात कहनी है कि महामारी के बाद फिर पैकेज संभव। गवर्नर ने कहा, मेरा मानना है कि कोविड-19 का संक्रमण थमने के बाद सरकार एक और राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। उन्होंने कहा है कि राजकोषीय और मौद्रिक दोनों ही नीतियां सुधारवादी रुख पर हैं और देश को दोबारा आर्थिक वृद्धि की राह पर लाने के लिए निश्चित तौर पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मौद्रिक नीतियों में और विस्तार किया जा सकता है। तो जनाब, देखा आपने आर्थिक सुधार के लिए शशिकांत दास का क्या कहना है। रुख करेंगे अगली खबर। तोहफा तोहफा तोहफा। हाँ दोस्तों, त्योहारी सीजन चल रहा है तो तोहफे तो मिलेंगे ही। एसबीआई ने होम लोन पर 0.25% घटाया ब्याज। दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म एसबीआई का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, योनो से आवेदन करने वाले ग्राहकों को मिलेगी सुविधा। एसबीआई ने त्योहारों से पहले अपने ग्राहकों को दूसरी बार सस्ते कर्ज का तोहफा दिया है। बैंक ने बुधवार को बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो से आवेदन करने वाले ग्राहक को होम लोन पर 0.25% की छूट दी जाएगी। यह छूट 75 लाख से ज़्यादा के कर्ज पर ही मिलेगा। तो दोस्तों, आपने देखा एसबीआई दे रही है ब्याज दर में छूट। तो एसबीआई का कहना है कि सालाना 12,552 रुपये की होगी बचत। तो दोस्तों देखिए, कर्ज जो था पहले कितना था, 70 लाख रुपए अगर आपने होम लोन के लिए लिया है तो उस पर ब्याज दर थी 7%। अगर 20 साल के लिए अगर हम बात करें तो ईएमआई पड़ती है 54,271 रुपये। लेकिन अब चूंकि 0.25% ब्याज दर कम कर दी गई तो 70 लाख के कर्ज पर अब ब्याज दर हो गया है 6.75%। तो 20 साल के अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ब्याज दर बचेगा 53,000, जो ईएमआई होगी 53,225 रुपये। तो हर महीने ईएमआई पर 1,046 रुपये की होगी बचत। तो दोस्तों, ये तो थी एसबीआई की बात। तो एसबीआई आगे है तो और भी बैंक अपने आगे हैं। तो चलिए देखते हैं, दूसरी ही ब्याज दर की छूट की बात आ रही है। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने भी अपने ग्राहकों को त्योहार पर सस्ते कर्ज का तोहफा दिया है। बैंक ने 6.90% पर होम लोन की पेशकश की है। इसके अलावा ऑन रोड कीमत पर कार लोन पर 7.99% ब्याज, पर्सनल लोन पर 10.49% और एजुकेशनल लोन पर 10.50% ब्याज की घोषणा की है।
दिल से ओपन सेलिब्रेशन अभियान के तहत बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड से खरीदारी पर भी छूट दे रहा है। ग्राहक इसका इस्तेमाल 1 लाख से भी ज़्यादा ब्रांडेड उत्पादों की खरीद में कर सकते हैं। बैंक ने इसके लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से हाथ मिलाया है। तो दोस्तों, देखा आपने त्योहारी सीजन पे क्या क्या है ऑफर। चलिए रुक करेंगे अगली खबर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिकी चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, गर्मा गया अमेरिका की राजनीति। दोस्तों, खुलासा हुआ है कि चीन में है ट्रंप का कारोबार और बैंक का खाता। दोस्तों, खुलासे से अमेरिकी राजनीति गर्मा गई है। चीनी बैंक में खाता प्रबंधन ट्रंप इंटरनेशनल होटल्स मैनेजमेंट से नियंत्रित होता है। 2013-15 तक इस खाते से स्थानीय करों का भुगतान भी हुआ है। ट्रंप के वकील एलन गार्टन ने कहा कि एशिया में होटल उद्योग संभावना तलाशने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने यह खाता खोला था। दस्तावेज बताते हैं कि ट्रंप ने न सिर्फ चीन में 1 दशक तक परियोजनाओं का विस्तार किया, बल्कि वहां दफ्तर खोले और चीन सरकार के नियंत्रण वाली एक कंपनी के साथ साझेदारी भी की। तो चीन के खिलाफ ट्रेड वार छेड़ चुके ट्रंप अपने चीनी खाते से $1,88,561 का करों में भुगतान भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ट्रंप जो कि चीन की इतनी बुराई करते हैं, ट्रंप के खिलाफ ट्रेड वार भी छेड़ चुके हैं, उसके बावजूद उन्होंने एशिया में अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए चीन में अकाउंट खोला था। तो अब देखिए सफाई 2015 के बाद कारोबार नहीं। ट्रंप के वकील एलन गार्टन ने न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे पर सफाई दी कि ट्रंप की कंपनी ने अमेरिका स्थित एक चीनी बैंक में करों के आसान भुगतान के लिए अपना खाता खोला। उन्होंने दलील दी कि 2015 के बाद से इस चीनी बैंक खाते से ट्रंप की टीम ने कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की है। तो दोस्तों, देखा चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चलिए फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर। दोस्तों, अगली खबर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका, आप जानते हैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और वर्तमान में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में महिंद्रा राजपक्षे हैं। दोस्तों, श्रीलंका में 20वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए बहस शुरू हो गई है। श्रीलंका में 2015 में लागू किए गए 19वें संशोधन में बदलाव करने को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। संविधान के प्रस्तावित 20वें संशोधन में 5 संशोधनों पर संसद में बुधवार को बहस हो गई। इस संशोधन में राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, देखा श्रीलंका में आपने 20वें संविधान संशोधन की बहस शुरू हो गई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर। चलिए अगली खबर ले चलते हैं आपको नेपाल में। दोस्तों, नेपाल की राजधानी आपको पता है काठमांडू है और नेपाल ने भारत चीन सीमा पर 6 महीने में बनाई 50 BOP। यह न्यूज़ है कि नेपाल ने 6 महीने में 50 BOP बनाई। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर। नेपाल सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सीमाओं पर बॉर्डर आउटपोस्ट यानी BOP तेजी से बना रहा है। नेपाल ने भारत चीन सीमा पर पिछले 6 माह में 50 BOP बनाई है, जबकि 500 का लक्ष्य रखा है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय सीमा पर 44, चीन सीमा पर 6 BOP स्थापित की जा चुकी है। अब तक नेपाल ने देश भर में 175 BOP स्थापित कर दी है। भारत से लगते अपने सीमा क्षेत्र में नेपाली गृह मंत्रालय ने 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर 1 BOP बनाने का लक्ष्य रखा है। चीन के हुमला में अतिक्रमण के बाद नेपाल चीन सीमा में भी इसकी संख्या बढ़ाएगा। बता दें कि नेपाल ने सीमाओं पर 2018 तक मात्र 87 BOP स्थापित किए थे, लेकिन अब बहुत तेजी से काम कर रहा है नेपाल। तो चलिए रुख करेंगे अब अगली खबर। दोस्तों, अगली खबर आ रही है वाशिंगटन DC यानी अमेरिका के
राजधानी आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाले 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री माइक एस्पर ने कहा कि भारत इस शताब्दी में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार होगा। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में भारत से सटी सीमा से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन को काबू करने को लेकर चर्चा होगी। एस्पर ने कहा कि वह और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अगले हफ्ते भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से साथ बैठक के लिए दिल्ली जाएंगे। अंटार्कटिक काउंसिल थिंक टैंक के कार्यक्रम में एस्पर ने कहा 2+2 बैठक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत बहुत सक्षम है और वहाँ के लोग बेहद प्रतिभावान हैं। उन्होंने कहा भारत पर सैन्य दबाव बना रहा है चीन। लद्दाख में कई महीने से चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के एस्पर ने कहा चीनी राजनीति और कूटनीति तथा भारत की तरह कुछ देशों पर सैन्य दबाव बना रहा है। इस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सामना करना है जिसमें सबका फायदा होता है। यह मुद्दा चीन के उदय का नहीं बल्कि इस बात का है कि उसका उदय कैसे हो रहा है। इसी पर इन बैठकों में चर्चा होती है। तो दोस्तों देखा, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होगी और भारत जापान के साथ भी 2+2 वार्ता करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। रुख करेंगे अगली खबर पर। दोस्तों अगली खबर आ रही है मालाबार युद्धाभ्यास। दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच हिंद महासागर में द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर हुई थी। जापान 2015 में इसका स्थायी हिस्सेदार बना। 2018 में यह फिलीपीन सागर में गुआना तट पर के पास और 2019 में जापान तट के पास हुआ। पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया इसमें जुड़ने में दिलचस्पी दिखा रहा है। दोस्तों हर साल नवंबर में होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को बुलाने का अमेरिका ने स्वागत किया है। अमेरिका का कहना है कि अब जब दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है तो चीन अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहा है। इसे देखते हुए क्वाड देशों को मजबूत करना होगा। इस साल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना साझा युद्धाभ्यास कर चीन को कड़ा संदेश देंगी। अमेरिकी सीनेट ने इसका किया है समर्थन। भारतीय राजदूत TS संधू, जो कि अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं, तो वहाँ के लिखे पत्र में अमेरिका सीनेट ने इसे समर्थन कहा है। हम मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को न्योता देने के भारत के फैसले का समर्थन कहते हैं। महामारी में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो चाइना का अपना विस्तारवादी जो नीति है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और विश्व के पूरे देशों को कर्ज में फंसाने की जो उसकी जो साजिश थी वो नाकाम हुई है। दोस्तों अगली खबर है आपकी नौकरियों, आपकी तैयारियों से रिलेटेड, आपकी रोजगार से संबंधित न्यूज़ है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ऑटोमेशन से दुनिया भर में जाएंगी 8.5 करोड़ नौकरियां, यानी 8.5 करोड़ नौकरियां ऑटोमेशन से दुनिया भर में चली जाएंगी। और दोस्तों खुशखबरी की बात है कि 9.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी भी। तो नई तकनीक के साथ 9.5 करोड़ नौकरियां आएंगी भी। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है। दोस्तों दुनिया भर में 2025 तक ऑटोमेशन के कारण करीब 8.5 करोड़ नौकरियों पर संकट के बादल मंडराएंगे। विश्व आर्थिक मंच को नौकरियों से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक, यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से यह न्यूज आया है, कोरोना महामारी के कारण यह संकट कुछ ज़्यादा तेज़ी से आया है। हालांकि इसमें एक अच्छा संकेत भी है कि ऑटोमेशन से नौकरियां सिर्फ जाएंगी नहीं बल्कि 9.5 करोड़ यानी 9.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी भी। लेकिन इसके लिए विशेष तकनीकी कौशल अनिवार्य और पहली शर्त होगी, यानी आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना होगा। विश्व आर्थिक मंच
ने रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि भारत दुनिया भर में सबसे तेज़ी से ऑटोमेशन को अपना रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 300 वैश्विक कंपनियों के सीनियर बिजनेस लीडर्स को शामिल किया गया था इस जो रिपोर्ट तैयार किया गया है। यहाँ स्थित कंपनियाँ वैश्विक औसत से भी तेज़ गति से रोबोट व मशीनों पर निर्भर हो गई हैं। साथ ही डिजिटलीकरण भी तेज़ी से बढ़ा है। विश्व आर्थिक मंच करीब 1 साल तक 26 देशों के 15 अलग अलग प्रमुख उद्योगों में बड़े व मझोले कारोबारियों पर अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार किया है। दोस्तों 2 हिस्सों में बटेगी कार्यप्रणाली। ऑटोमेशन की इस गति को देखते हुए अनुमान है कि 2025 तक कंपनियों में कार्यप्रणाली 2 बराबर हिस्सों में बटेगा। इसमें एक हिस्सा मशीनों का होगा जिसमें रोबोटों की मदद से सूचना व डाटा प्रोसेसिंग का काम पूरा होगा। प्रशासनिक और रूटीन के मानवीय कार्यों के लिए कर्मचारी रखे जाएंगे। ऐसे में नौकरी पाने के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ मानवीय कौशल भी अनिवार्य होगा। दोस्तों भारत में अगले 5 साल तक नौकरियों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, दोस्तों बहुत ही ध्यान रखने योग्य बातें हैं। देखिए इन तकनीकों को तेज़ी से अपना रहा भारत। तो चलिए देखते हैं क्या क्या तकनीकें हैं जो भारत अपना रहा है। पहला तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। दूसरा है इंक्रिप्शन व साइबर सुरक्षा, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, तो ये आप जान ही रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस समय ज़माना है और बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है। अब देखिए कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको मिलेगी तरजीह, यानी जिसको अधिक मौका मिलेगा। विश्लेषणात्मक सोच व नवोन्मेषण, यानी जो इनोवेशन है उसको ज़्यादा यहाँ पर मौका मिलेगा। जटिल समस्या हल करने की क्षमता, रणनीति बनाने का कौशल व जल्दी सीखने की तत्परता, आर्थिक तनाव झेलने व किसी भी परिस्थिति में ढलने की क्षमता और महत्वपूर्ण विचार कौशल। तो दोस्तों इस तरह की खूबियां आप सभी के अंतर्गत होनी चाहिए। इन नौकरियों की मांग बढ़ेगी। अब देखते हैं कौन कौन सी नौकरियों की मांग बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग स्पेशलिस्ट, डाटा एनालिस्टिक और साइंटिस्ट, और अगला है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्पेशलिस्ट, बिग डाटा स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की जो योग्यता है, क्वालिटी है, उसे अपने अंदर डेवलप करना है, तभी आप नौकरियों के लिए परफेक्ट होंगे। दोस्तों आखिरी में ये भी देख लेते हैं कि आखिर किन नौकरियों पर होगा संकट। ये कौन सी नौकरियों पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों प्रशासनिक व कार्यकारी सचिव, ये सब जैसी जो नौकरियां हैं उन पे संकट के बादल हैं। जनरल व ऑपरेशन मैनेजर, इन सब जो पोस्ट हैं उन पे आपका संकट के बादल हैं। असेंबली व फैक्ट्री वर्कर, क्योंकि अब ये सब काम जो है वो रोबोट करेंगे, तो इससे इन लोगों को लिए दिक्कत है। और देखते हैं अकाउंटिंग का काम हो गया, बुक कीपिंग और पेरोल क्लर्क जैसे जो भी काम है, इन सब कामों के लिए अब रोबोट या नई टेक्निक या कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा। एक होता है डाटा एंट्री क्लर्क, तो ये डाटा एंट्री क्लर्क जैसे जो जॉब हैं, इन सब जॉब के लिए अब नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करके उस हिसाब से काम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कौन सी नौकरियां आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी नौकरियों की तैयारी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो आपको अपने हिसाब को यानी टेक्निक को अपनाना होगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत जो भी स्किल्स युवाओं को दिए जा रहे हैं, उन स्किल्स को हम सभी को अपनाना होगा, क्योंकि उन्हीं स्किल्स के वजह से हम अपने नए जॉब पा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।